एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। कि हम कौन कौन से वीडियोज अपलोड करते हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में विराम चिन्ह की बात किया जाए तो पहली बात ये आता है कि विराम चिन्ह कहा किसे जाता है, विराम चिन्ह कहते किसे। वैसे विराम चिन्ह होते कितने हैं तो याद रखिए, इसकी संख्या कहीं कहीं पर 10 दिया हुआ है, कहीं 15 दिया हुआ है, कहीं 20 दिया हुआ है, यानी इसके प्रकार फिक्स नहीं है कि कितने होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आज मैं आपको 20 विराम चिन्हों के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। कितने के बारे में? 20 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। वो भी शायद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विराम, विराम मतलब क्या होता है? विराम का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी समझें तो उसका मतलब होता है कहीं पर रुकना। विराम मतलब रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना ये क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। वही बात यहां पर लिख रहा है कि जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में क्या कर देते हैं? रुक जाते हैं और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही
लेखन शैली में, यानी जब कभी हम लिखते हैं तो लिखने के दौरान भी हम कभी कभी रुक जाते हैं, उस रुकने के स्थान पर जिन प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वह सभी विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। तो आपके मन में बड़ी उत्सुकता होगी, सर विराम चिन्ह के बारे में एक एक बताइए। तो पहला विराम चिन्ह देखिए यहां पर लिखा हुआ है अल्प विराम। क्या लिखा हुआ है? अल्प विराम। देखिए अभी तक क्या था ना, आपको कंफ्यूजन होता था कि कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल कहां पर किया जाना चाहिए, ये आपको नहीं पता था। लेकिन शुद्ध हिंदी आप तभी सीख सकते हैं जब एक एक विराम चिन्हों का प्रयोग आप अपने लेखन शैली में करिए। खास करके अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उस दौरान आपकी लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, कहां पर कामा लगाना है, कहां पर इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहां पर सिंगल इन्वर्टेड रहेगा, कहां पर डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा, ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, यानी एक एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में कामा बोलते हैं उसी को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प विराम कहा जाता है। और एक होता है अर्ध विराम। देखिए अल्प विराम और अर्ध विराम बड़ा अंतर होता है। अर्ध विराम में क्या होता है ना, इसी कामा के ऊपर एक पॉइंट लग जाता है, इसी कामा के ऊपर क्या लग जाता है? एक पॉइंट लग जाता है, और इसी को कहा जाता है अर्ध विराम। आपने कई बार देखा होगा, लेखन शैली में कई बार देखा होगा, कई जगह पर कामा का इस्तेमाल होता है और कई जगह पर अर्ध विराम यानी अर्ध कामा का इस्तेमाल किया जाता है। और पूर्ण विराम तो आप जान ही रहे होंगे। पूर्ण विराम मतलब जब आपका एक सेंटेंस पूरा हो जाता है तब आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों जब इसी पूर्ण विराम के नीचे एक पॉइंटर दे दिया जाता है, इसी को विस्मयादि बोधक कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है या विस्मयादि बोधन कहा जाता है। कब? जब याद रखिए इसी पूर्ण विराम के नीचे एक पॉइंटर लग जाता है। ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, याद रखिएगा। इसके अलावा और आगे दे रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो काफी सिंपल है, जब कभी प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है जहां पर प्रश्नवाचकता का भाव पैदा हो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक होता है निर्देशक चिन्ह। क्या होता है? निर्देशक। आप याद रखिए ऐसे डैश लगाते हैं ना किसी चीज के आगे, ये क्या होता है? ये निर्देशक चिन्ह इसको कहा जाता है। आइए एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा जाता है कि कब इस्तेमाल किया जाता है अल्प विराम को और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक एक चीज को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कह रहे मान लीजिए अल्प विराम के लिए एक मैंने यहां पर वाक्य चुना है, उस वाक्य को देखिए, भारत में हिंदू, हिंदू के बाद कामा। और याद रखा करिए जब कभी कहीं पर कामा का इस्तेमाल होता है तो कामा के तुरंत बाद एक स्पेस दिया जाता है, कामा के तुरंत बाद एक स्पेस दिया जाता है, जबकि कामा हमेशा अपने पहले वाले शब्द से सटा हुआ होता है। ठीक है, तो हिंदू कामा और यहां पे स्पेस, मुस्लिम कामा स्पेस, सिख और लास्ट में क्या दिया है? ईसाई। याद रखिए जब कभी आखिरी सेंटेंस हो, मतलब कई सारे लोगों के बारे में बात हो, तो जो भी आखिरी में हो उसके पहले और का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, जगह जगह पर कामा का इस्तेमाल जो है किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? बस ऐसे ही चीजों को समझना है एक एक करके। ठीक है, आगे दे रहा है कि यदि वाक्यों के मध्य किंतु, परंतु, अतः, इसीलिए, तथापि, क्योंकि इस तरह के अवयवों का प्रयोग होता है तो वहां पर भी याद रखिए कामा का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट में गलती बहुत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया मैंने, वह गरीब है पर बेईमान नहीं, वह गरीब है पर बेईमान नहीं। तो याद रखिएगा वह गरीब है और यहां पर क्या जगह कामा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे पर लिखा है, तो पर हो, परंतु हो, लेकिन हो, इसलिए हो, अतः हो, ठीक है, इन सभी के आगे कामा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसको मैंने पहले इसीलिए पढ़ाना उचित समझा क्योंकि आगे जब वाक्य दोष आपको पढ़ाया जाएगा और अगर वहां पर आपको व्याकरण में जो इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह हैं यदि उनके बारे में आपको न पढ़ाया जाए तो आप बताइए कि आप कैसे वाक्य दोष में जो है चुन पाएंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। बड़ी दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर जो है पहले रख दिया। आगे दे रहा है सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी। वाह भाई वाह, सही है, सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी। तो याद रखेगा सचमुच, ठीक है, आश्चर्य हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कामा, यहाँ पर कामा, तो याद रखेगा यहाँ पर कामा लगेगा और इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये अल्प विराम का इस्तेमाल था। आगे बात आती सर अर्ध विराम और पूर्ण विराम भी लगे हाथ बता दीजिए। तो देखिए इसके
बारे में दे रहा है आपके सामने, सीधा सीधा यहां पर एग्जांपल लिखा है, सोहन कानपुर चला गया आप बेफिक्र रहें। सोहन कानपुर चला गया आप बेफिक्र रहें। दोस्तों याद रखिए, अल्प विराम जो होता है उसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कभी दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, लेकिन उसके बीच में लेकिन, किंतु, परंतु और इस तरह के संयोजक व शब्द नहीं रखे जाते हैं, अलगाव होता है। सोहन कानपुर चला गया आप बेफिक्र रहें। सोहन कानपुर चला गया आप बेफिक्र रहें। हम किसी को समझा रहे हैं, यहां पर वाक्य दो आ रहा है, ठीक है। तो सोहन कानपुर चला गया और इसके बाद क्या है? अल्प विराम है या अर्ध विराम है, ठीक है। अर्ध विराम कहिए, अल्प विराम नहीं, ठीक है। अल्प विराम मतलब कामा, अर्ध विराम मतलब ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आप बेफिक्र रहें। इसी तरह से पूर्ण विराम, राम स्कूल जाता है। अरे बचपन से सुन रहे हैं भाई, राम स्कूल जाता है, राम आज तक स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये पता नहीं चला, ठीक है। बचपन से हमेशा ही शब्द आता है, राम, मोहन, सोहन, श्याम, ठीक है। यही 3-4 शब्द हिंदी के पेड शब्द हैं जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, विस्मयादि बोधन में क्या होता है? अब इसमें तो जाहिर सी बात है विस्मय वाली बात होगी, तो यहां पर दे रहा है जहां पर हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा, इस तरह के भावों को व्यक्त किया जाता है, वहां पर विस्मयादि बोधन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे दे रहा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर वाह क्या है? आश्चर्य है, तो यहां पर क्या लग गया? विस्मयादि बोधन लग गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्हों की अगर बात करें दोस्तों, कह रहा है कि क्या आप क्लोजअप करते हैं, ठीक है। इस तरह से मजाक मैंने लिखवा दिया कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। तो याद रखिए, क्या आप क्लोजअप करते हैं, तो एक भाव पैदा हो रहा है कि क्या आप क्लोजअप करते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर एक भाव पैदा हो रहा है प्रश्नवाचकता का, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशन चिन्ह दे रहा है दोस्तों, देखिए निर्देशन चिन्हों का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? जैसे एक सेंटेंस मैंने दे दिया, महान पुरुषों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि की सोच एक समान थी, ठीक है। तो महान पुरुषों, इन महान पुरुषों में कौन कौन? डैश डैश, कौन कौन? याद रखें, महात्मा गांधी, कामा लगा रहेगा, देखिए गलती हो गई यहां पर। यही सब आपको वर्तनी सुधार करना है, ठीक है। हिंदी पढ़ते समय एक एक अक्षरों पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक एक शब्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए, कहां पर क्या गलत है, कहां पर क्या सही है, ठीक है। महान पुरुषों, फिर डैश, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर आदि की सोच एक समान थी। तो याद रखिएगा, इस तरह से निर्देशन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4, 5, 6 चिन्ह पढ़ा, आगे और भी पढ़ा जाएगा। चलिए अब इसके बाद आता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक में 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, वैसे गणित के हिसाब से 4 तरह के कोष्ठक होते हैं। एक छोटा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक, एक बड़ा कोष्ठक, एक रेखा वाला होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। 4 होते हैं, लेकिन याद रखिए हिंदी लेखन शैली में सिर्फ एक ही कोष्ठक का इस्तेमाल होता है, वह है छोटा कोष्ठक। बाकी का इस्तेमाल गणित में किया जाता है, यहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, कम से कम इसको आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बारे में आपको बता देता हूं। आगे कह रहा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मतलब होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, ठीक है। अवतरण चिन्ह मतलब क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा। और अवतरण का ही दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह। याद रखेगा, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है परीक्षा में आपको परेशान करने के लिए अवतरण चिन्ह शब्द न लिखा जाए, वहां पर उद्धरण चिन्ह शब्द लिख दिया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए आप पहले से ही अलर्ट रहें। अभी आपका ये जब चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपका लिया जाएगा टेस्ट, ठीक है, और आपको देना है टेस्ट, और ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने पढ़ा है एक्चुअल में आपको याद भी है या नहीं याद है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगला है दोस्तों पुनरुक्ति सूचक। क्या है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसमें क्या होता है? याद रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा हो जाता है। वैसे तो अवतरण चिन्ह को ही कहा जाता है कि 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी एकल युग्मक कहा जाता है, एक द्वियुग्मक कहा जाता है, इसमें डबल इन्वर्टेड हो जाते हैं। तो जहां कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाए, कोई कथन हो जाए, ठीक है, वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे तिलक ने कहा था, क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो नारा है, जो कथन है, जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, याद रखिए क्या हो जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद रखिए। अच्छा, विवरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों? अरे विवरण चिन्ह का इस्तेमाल तो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कैसे? जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, बताइए विशेष से क्या होता है, बताइए विशेष, तो आप कहते हो विशेष और ऐसे बनाते हो। इसके बाद विशेष के बारे में अक्षर डिस्क्राइब करते हो कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है।
नहीं, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष से कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेष से कहलाता है। तो इसके आगे लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बस यही याद रखिए, विवरण चिन्ह है। तो जब कोई आप हेडिंग बनाते हैं, उस हेडिंग के अंडर में जो चीजें लिखते हैं वो विवरण चिन्हों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया जाता है। कोष्टक की बात कर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, नेताजी। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। तो अगर मैंने लिखा नेताजी तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकता हूं सुभाष चंद्र बोस, यानी वो जो नेताजी शब्द इस्तेमाल किया गया किसके लिए किया गया, किसके लिए किया गया, उसको हम कोष्टक में डाल सकते हैं। तो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस तरह से यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। अवतरण चिन्ह में दे रहा है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी, देखिए कामायनी क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में रख दिया गया कामायनी। ठीक है, और कामायनी के बाद कामा भी दिया गया, अल्प विराम भी रखा गया, कामायनी। रुकिए, थोड़ा सा ठहराव लाइए अपने बोलने के सेंस में और तब बोलिए जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये आपको आदत में होना चाहिए। ठीक है, आगे दे रहा पुनरुक्त सूचक, इसमें कह रहा तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिए विवरण चिन्ह मैंने आपको बताई दिया कि जब किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी हेडिंग को, तो याद रखिए वहां पर विवरण चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।